बेकार नहीं, उनका बेकार नाम होना चाहिए था, मुझे लगता है। नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। दोस्तों, जम्मू कश्मीर की सियासत में एक नया रंग नज़र आ रहा है, क्योंकि कल ही गुलाम नबी आज़ाद साहब ने जम्मू में रैली की और उस रैली के बाद ऐसा माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में सियासत जो है अब वो नई करवट लेती हुई दिखाई दे रही है। कल की रैली को लेकर क्या इनपुट हैं, उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं अश्विनी हांडा जी, जो कि आज़ाद साहब के बड़े करीबी माने जा रहे हैं, जो कि पूर्व में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी रहे हैं। तो इन्हीं से बात करेंगे। हांडा साहब, सबसे पहले तो जेके अपडेट में बड़ा बड़ा स्वागत है आपका। तो ये बताएं कि कल की रैली से आप क्या संदेश मानते हैं, कि जनता में क्या संदेश गया और आपको कैसे इनपुट जो हैं जनता की तरफ से मिल रहे हैं इस रैली को लेकर? देखिए, जिस तरह से कल की रैली में, मैं भीड़ नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा कि कार्यकर्ता जुटे, और जिस तरह से लोगों ने आज़ाद साहब के प्रति अपना प्यार दिखाया है, उससे तो बहुत सारी पार्टियों को जो ये आरोप लगा रहे थे, जो प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे थे कि आज़ाद साहब जो हैं वो स्पॉन्सर्ड है, उनको तो अच्छा करारा जवाब जो है इस रैली से जनता ने दे दिया है। और जनता ने अब ये मन बना लिया है कि जम्मू कश्मीर का वह भी मुख्यमंत्री जो होंगे वो श्री गुलाम नबी आज़ाद साहब होंगे। इस रैली से साफ हो गया है। जिस तरीके के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए गए हैं, लगभग 20,000 के करीब लोग जुड़े हैं, और वो भी लोग साधारण लोग नहीं, नेता जुड़े हैं। और जिस तरह से ऐसा लग रहा है कि एक बार आंधी चली थी और ये कहा जा रहा था कि देश में जो है वो कोई और नेता होगा और वो हमारे आज प्रधानमंत्री हैं, उसी तरह से जम्मू कश्मीर के लोगों ने एक मन बना लिया है कि अगला मुख्यमंत्री श्री गुलाम नबी आज़ाद साहब होंगे। हम उन सभी लोगों का धन्यवाद आपके माध्यम से करना चाहते हैं, जेके अपडेट के माध्यम से करना चाहते हैं, जो लोग उस रैली में आए और जिन्होंने भरपूर समर्थन जो है, अपना प्यार जो है आज़ाद साहब के लिए दिया। लेकिन एक चीज़ है कि कल की रैली को लेकर एक कुछ ऐसी बातें भी सामने आ रही हैं कि बहुत से लोग वहां पर पैसे देकर बुलाए गए थे, कुछ चैनल्स द्वारा ऐसे दिखाया भी गया, तो ऐसे आरोप भी लग रहे हैं। तो कितनी सच्चाई है इन आरोपों में? मुझे लगता है ऐसे चैनल वालों को लगता है कि पार्ट टाइम है, पार्ट टाइम जॉब है उनकी। अगर वो रुकते थोड़ी देर तो उनको पता चल जाता है कि रैली में कितनी भीड़ थी। आप कुर्सियाँ लगाने वालों के फ़ोटो उठा के और उनसे वाइट लेके, आपने देखा उसमें साफ कहा उन्होंने कि हम किसी गुप्ता के जो है वो ठेकेदार के साथ आए हैं। उन्होंने साफ बोला है कि उनके पास रहते हैं। वो कुर्सियाँ उठाने वाले और कुर्सियाँ साफ करने वाले लोग थे, जिनको ये बताया गया कि ये आज़ाद साहब की रैली में आए थे। ऐसे चैनलों से जनता को सावधान रहना चाहिए। और मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ों को आज स्प्रेड करके उनको लगता है कि उनका चैनल चल जाएगा, उससे चैनल नहीं चलेगा, उसका चैनल बंद होने पे आ गया है। ये आज जनता ने डिसाइड कर लिया है। अगर वो थोड़ी देर रुकते तो उनको साफ सामने लगता है कि कितनी जनता प्यार दे रही है आज़ाद साहब को। हम इन ऐसे चैनलों पे, हम चैनल के द्वारा ही जो है वो आज सच्चाई बताई जाती है। मैं सभी चैनलों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से जो है वो उस रैली को कवर किया। मैं जम्मू कश्मीर के जितने भी चैनल हैं और देश के जितने चैनल हैं, लगभग पहली बार ऐसा हुआ है कि आज़ाद साहब की रैली में मुझे लगता है कि देश से सबसे बड़े चैनल जो है वो आज जुटे थे आज़ाद साहब की रैली करने को। तो जितना लोगों का समर्थन था उतना समर्थन हमें लगता है कि चैनलों ने भी भरपूर समर्थन दिया है, और मीडिया भी आज चाहता है कि जम्मू कश्मीर में अगर अगली सरकार हो तो आज़ाद साहब की हो। आज़ाद साहब ने कल की रैली में उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने कांग्रेस छोड़कर उनके समर्थन में उनके साथ आए हैं। लेकिन कल उन्होंने एक बात जरूर कही कि मेरा एक अजीज लास्ट समय पर दगा कर गया। कहीं ना कहीं ये उन्होंने बिना नाम लिए जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं वकार रसूल वानी, उनके लिए ये बात की। ऐसे क्या कारण हुए? कल तक अगर आज़ाद साहब के वो दाहिना हाथ माने जाते रहे हैं वकार रसूल वानी, तो कांग्रेस अध्यक्ष पद का हासिल करने के बाद क्या उनको वो पद ज़्यादा प्यारा लगा या आज़ाद साहब ज़्यादा प्यारे थे? इन दोनों में से क्या आप क्या मानते हैं? वो बेकार निकले। कैसे बेकार नहीं, उनका बेकार नाम होना चाहिए था, मुझे लगता है। एक आदमी जो उसका
चेला हो और सिर्फ छोटे से लालच के लिए वो अपने उस गुरु को छोड़ देता है, तो वो ये शोभा नहीं देता है। अगर आजाद साहब ने उनको ये बनवा दिया तो उनको तो गुणगान करने चाहिए। मैं तो उनको कांग्रेस छोड़ के उनको भी साथ आना चाहिए। बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूं अभी भी अगर उन्होंने अपनी इज्जत बचानी है तो आजाद साहब से साथ जुड़ जाएं, क्योंकि आज कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं बचा है जम्मू कश्मीर के अंदर और उसके साथ साथ देश के अंदर। देखिए, आज देश में मुझे बताइए कि कौन सा ऐसा नेता है जिस पे कोई आरोप ना हो, शीर्ष से गवर्नमेंट में हो चाहे विपक्ष में हो। देश में कोई ऐसा नेता नहीं है जिस पे कोई आरोप ना हो। अकेला एक ऐसा नेता है। आपने खाली सुनिए, मैं खत्म करने दीजिए। देश में अकेला एक ऐसा नेता है जिसने अपने कुर्ते पे 52 साल में दाग नहीं आने दिया, वो उसका नाम है श्री गुलाम नबी आजाद साहब। कोई भी आप उंगली नहीं उठा सकता उनके कार्यकाल के अंदर और कोई भी उनकी देशभक्ति पर सवाल नहीं कर सकता है। और ऐसे लोग जो अभी कल ही बने हैं, जिनका भी बचपन है, वो सिखाने चले हैं आजाद साहब को। आपने कहा कि विकार नहीं, उनका नाम बेकार होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस नहीं छोड़ी और आजाद साहब के साथ नहीं आए। उनको कहीं ना कहीं वहां पर फायदा नजर आया। लेकिन जब भी कोई नेता बनता है, जब भी कोई, उसकी अप्रोच रहती है। एक पार्टी का अध्यक्ष पद जो है वो सबसे बड़ा पद होता है। जब व्यक्ति वहां पर पहुंच जाता है तो वो क्यों उस पद को छोड़ेगा? क्या कारण है उसके लिए छोड़ने का? पीछे रीजन क्या है? देखिए, मैं तो श्री गुलाम नबी आजाद साहब को राजनीति का बट वृक्ष मानता हूं, बैनन ट्री। गुलाम नबी आजाद साहब देश के अंदर एक बैनन ट्री है, जिन्होंने धर्मनिरपेक्षता को जिंदा रखा है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन किसी भी भ्रष्टाचार में से बचा के रखा है। तो ऐसे राजनेता की छाया में आना चाहिए, हमें लगता है कुछ सीखना चाहिए। तो ऐसे राजनेता की छाया में तो वो पिछले कई वर्षों से थे, तो वो फल फूल रहे थे। क्या नहीं मिला उनको, आप बताइए? उसी छाया से तो वो कांग्रेस अध्यक्ष बने। देखिए, उनको मंत्री बनाया, उनको 8 विभाग दिए। एक दुकान से उठा के किसी आदमी को मंत्री बना दिया जाता है, किसी को उसको 8 विभाग दिए जाते हैं। बाकियों को क्यों नहीं मिला? अश्विनी हांडा को क्यों नहीं मिला? क्यों? क्योंकि अश्विनी हांडा सिर्फ आजाद साहब का लायल है और आजाद साहब का रहेगा, चाहे उसे कुछ मिले या ना मिले। ठीक है, आप आजाद साहब के लायल हैं, लेकिन अगर हम विकार सुलवानी की ही बात करें, उन्होंने तो आजाद साहब की छाया में रहते हुए कांग्रेस अध्यक्ष पद हासिल कर लिया, लेकिन आजाद साहब को क्या मिला कांग्रेस की छाया में रहते हुए? देखिए, जब आजाद साहब के कैंपेन कमेटी में कार साहब को उनके ऊपर चेयरमैन बना दिया, तो उसी समय पर बेकार जी को रिजाइन कर देना चाहिए था कि मेरे जो नेता है उसकी तौहीन हुई है, उसकी बेइज्जती की गई है, इसलिए मैं अपने पद से इस्तीफा देता हूं। चलिए, कल की रैली को लेकर ही बात करते हैं। कल की रैली में गुलाम नबी आजाद साहब ने अपना एक विजन डॉक्यूमेंट पेश किया है कि आने वाले समय में उनका एजेंडा क्या रहेगा, कि वो किन एजेंडे पर जो आगे काम करेंगे। अभी उन्होंने पार्टी का नाम घोषित नहीं किया। उन्होंने ये कहा था कि मेरी पार्टी जो है जम्मू कश्मीर के लोग उसका नाम तय करेंगे, उसका एजेंडा कैसा होगा, रंग कैसा होगा, ये भी जम्मू कश्मीर के लोग तय करेंगे। लेकिन एजेंडा उन्होंने बता दिया कि स्टेटहुड के वापसी, उसके साथ स्थानीय जो लैंड है जहाँ के लोगों की, वो उसको संरक्षित करना है और नौकरियों को संरक्षित करना है। यही बात अगर हम कहें तो यही बात अल्ताफ बुखारी कहते हुए भी कुछ समय पहले अपनी पार्टी लेकर आए थे। तो आजाद साहब नया क्या लेके आए हैं? ये बात तो अल्ताफ बुखारी साहब भी पहले कह चुके हैं, वो लगातार इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो आजाद साहब के पिटारे में नया क्या है जो लोगों को अपनी तरफ खींचे? मैं तो अल्ताफ साहब से और आपसे ये प्रश्न करूंगा कि जब भी आपको मिले उनसे ये प्रश्न करें कि आपने जब 370 हटाई गई तो आपने क्या किया? विरोध किया उसका? कहीं पे एक वाइट दी आपने कि 370 गलत तरीके से हटाई गई है? देश में अकेला एक ऐसा नेता था जिसने पार्लियामेंट से लेकर सड़क तक विरोध किया, और विरोध भी ऐसा किया कि उन्होंने ये कहा कि आप देश और जम्मू कश्मीर से गद्दारी कर रहे हैं, आप उन लोगों के साथ गद्दारी कर रहे हैं जिन्होंने उस समय पर तय किया 200 साल की हिस्ट्री में कभी भी जम्मू कश्मीर किसी के गुलाम नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर कोई रियासत नहीं थी, जम्मू कश्मीर एक देश था। और
उस देश को आपने एक यूनिट टेरिटरी बना दिया। आप ये कहते हैं कि अखंड भारत, आपने तो भारत के ताज के खंड खंड कर दिया। मतलब 370 आजाद साहब चाहते थे कि ना टूटे, जम्मू कश्मीर से आजाद साहब यही चाहते थे कि 370 ना टूटे। आपका कहने का मतलब यही है। देखिए 370 के प्रावधान, जो 370 में प्रावधान है हमारी जॉब सिक्योरिटी के लिए, हमारी आइडेंटिटी के लिए, चाहे डोगरे की आइडेंटिटी हो, चाहे कश्मीरी की आइडेंटिटी हो, चाहे लद्दाखी की आइडेंटिटी हो, कोई भी किसी भी राज्य में उसकी आइडेंटिटी से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। ये देश जो है विभिन्न धर्मों से, विभिन्न संगठनों से बना है। कोई यहां पर एक धर्मनिरपेक्ष देश है, किसी को भी अपने धर्म को मानने और अपनाने की आजादी है, और इस गुलदस्ते को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि उस रियासत की आइडेंटिटी को और उसकी जॉब सिक्योरिटी को बचाया जा सके। आज अगर 370 की बहाली की कोई बात कर रहा है तो मात्र महबूबा मुफ्ती ही 370 की बहाली की जम्मू कश्मीर में बात कर रहे हैं। ना तो अल्ताफ बुखारी इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि 370 वापिस आना चाहिए, और ना ही कल की रैली से आजाद साहब ने ऐसा कोई संकेत दिया कि वो 370 की बहाली जम्मू कश्मीर में वापिस चाहते हैं। तो इसको क्या आप कैसे लेते? 370 में क्या था? 370 में यही था कि आपकी जॉब सिक्योरिटी थी, आपकी आइडेंटिटी सिक्योरिटी थी, और हम भी वही कह रहे हैं। आप 370 दो, 71 दो, 72 दो, 75 दो, लेकिन हमें जॉब सिक्योरिटी दो, हमें हमारी आइडेंटिटी वापस दो। जो हमारी आइडेंटिटी भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के डोगरों को सम्मान को चोट पहुंचाई है, भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर के लोगों को, कश्मीरियत की जो उनकी सम्मान था उसको अनदेखी की है, उसके साथ साथ लद्दाख के सम्मान से भी खिलवाड़ किया है। हमारा मानना है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख की आइडेंटिटी जो है उनका हक है, तो उनको मिलना चाहिए। यही बात अगर हम कहें तो यही बात है, चौधरी लाल सिंह भी कह रहे हैं, डोगरा स्वाभिमान संगठन वो भी कह रहे हैं। देखिए, ये जब 370 पे सिर्फ आजाद साहब ने ही बात की है, और कोई भी उसके लिए कांग्रेस में रहते हुए, लेकिन कांग्रेस से जैसे ही बाहर निकले 370 पे वो भी बोलना बंद हो गए। नहीं, 370 में बोल रहे हैं ना कि हम आपको स्टेटहुड दिलाएंगे। हमारा स्टेटहुड सुन गया है, जब स्टेटहुड आएगा सारे प्रावधान वापस आएंगे, चाहे वो किसी भी रूप में आए। 71, मैंने आपसे पहले कहा 71 हो, 72 हो, 65 हो, 70 हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, नंबर आप कोई भी लगाओ, लेकिन हमारी जॉब सिक्योरिटी, हमारे युवाओं का आगे का मुस्तकबिल जो है वो सिक्योर होना चाहिए, और लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। देखिए, हमारे जो फाउंडेशन, इस पार्टी के फाउंडेशन प्रिंसिपल रहेंगे ना, वो 3 चीजों पे रहेंगे। पहला, समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी। सेकंड जो है वो हमारा रहेगा पीस, और सबसे बड़ी बात है जो महात्मा गांधी जी ने कही थी, इक्वालिटी। और मेन हमारा है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, ना किसी खित्ते के साथ, ना किसी धर्म के साथ, ना किसी जेंडर के साथ। महिला है, जात आदमी है, उसके साथ किसी तरह का भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। गांधी जी ने अपनी जीवनी में और अपने आदर्शों में यह कहा था कि जब देश आखिरी पायदान वाले को न्याय मिलेगा तब मैं समझूंगा कि ये देश आजाद हो गया। और आज जनता में एक चर्चा ये भी है, कहीं ना कहीं कुछ वर्ग, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ऐसा मानते हैं कि आजाद साहब जैसे ही नई पार्टी बनाएंगे, या कांग्रेस को जैसे ही छोड़कर उन्होंने ऐलान किया कि हम नई पार्टी बनाने जा रहे हैं, तो उन्हें ये कहा गया कि आजाद साहब बीजेपी की ए टीम है और अल्ताफ बुखारी बीजेपी की बी टीम है। तो उसका जवाब जनता ने दे दिया आपके सामने। मुझे बताइए, किस आज की तारीख में कौन सा ऐसा नेता है जो अपने नाम पर 10 लोगों को भी ला सकता है? मैं आपसे पूछता हूं, भारतीय जनता पार्टी हो, अल्ताफ बुखारी जी हो, या कोई और हो, महबूबा मुफ्ती जी हो, या फारूक अब्दुल्ला साहब हो, अपने नाम पर वो 10 वोट नहीं ला सकते। मैं चैलेंज करता हूं। जम्मू में जितनी भी बीजेपी की रैली हुई है वो तो लाखों की संख्या, हजारों की संख्या में लोग, आपने देखा सरकारी लोगों को वहां पे लाया गया था। एक फरमान जारी हुआ था कि जो भी सरकारी मुलाजिम है, अगर वो रैली को अटेंड नहीं करता है तो उसके साथ सख्त कार्रवाई। चलिए, अल्ताफ बुखारी की रैली की हम बात करते हैं। अल्ताफ बुखारी की रैली में भी हजारों की संख्या में भीड़ जुटी थी। आजाद साहब का झाड़ू अपनी पार्टी में चल गया है, अगली बारी देखो किसकी है? आपकी है, आपकी नहीं बोल रहा हूं, आपकी। बिल्कुल समझ रहा हूं मैं, समझ रहे ना? बिल्कुल। उनकी है या बीजेपी की है? मैं आपको यकीन से कह सकता हूं, जिस तरह से लोगों ने प्यार दिखाया ना, आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी जम्मू से चुपड़ा साफ। तो फिर सरकार किसकी बनेगी? आजाद साहब की।
लोगों की आजाद सरकार होगी, हर आदमी आजादी से घूमेगा, उसको आजादी होगी अपनी बात रखने की, कितनी उसको आजादी होगी बोलने की, कितनी उसको आजादी होगी। जम्मू कश्मीर में कितनी सीटें मानते हैं आप आजाद? सारी कोई डिजिट नहीं है, मुझे तो लगता है 90 से भी पार कर जाएंगे, जिस हिसाब से प्यार देख रहे हैं हम लोग। पीओके वाली भी साथ में हो सकता है, बड़ी बात नहीं है। अच्छा, आजाद साहब का इतना रुतबा है कि लोगों का प्यार इससे उमड़ा है कि अब नंबर तो खत्म ही हो गए। ये 60 55, इन्होंने तो बोला 44 पार, तो आए कितने 25 पार। लेकिन मैंने कल की रैली में एक चीज देखी है कि आजाद साहब की बात तो कार्यकर्ता भी नहीं मान रहे थे। ये तो आपने भी सुना होगा। मुझे लग रहा है वो आप भी उनकी मान रहे थे। आपने एक भी उसमें एडिटिंग नहीं की, कार्यकर्ता की छोड़ो, मीडिया ने कोई एडिटिंग नहीं की। नहीं तो आज के देखो, हमने तो लाइव चला दिया। देखिए आज जो नैरेटिव है ना पूरा देश के में मीडिया का, वो किसी के पक्ष में नहीं है, विपक्ष के। लेकिन एक आजाद साहब ऐसे नेता हैं जिसको मीडिया ने पूरा दिखाया, और हम मीडिया का धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपने एक भी एडिटिंग नहीं की। तो आने वाले समय में आप क्या संदेश लेकर आप देना चाहते हैं जनता को कि आजाद साहब जो है, आपने तो कह दिया 90 के पार जो है जम्मू कश्मीर में होंगे, यानी कि बीजेपी साफ है, पीडीपी साफ है, आप साफ है, बुखारी साहब साफ है, और फारूक अब्दुल्ला साहब की पार्टी भी साफ है। देखिए, तो खाली आजाद। देखिए, वोट जो है ना वो लोग देते हैं, ठीक है, और नंबर जो हैं वो भी तय हैं कि कितने 90 हैं। अब लोगों ने मन ही बना लिया, जबकि आजाद साहब को ही देने हैं सारे, तो अब कोई क्या कर सकता है। जनता ही जो है वो समझती है कि आखिर वोट किसको पाना है, कौन सही है। ये एक ऐसा चेहरा है देश के अंदर और खासकर जम्मू कश्मीर के अंदर जो आजमाया हुआ है, परखा हुआ है, जो परखा हुआ है। तो फिर विकल्प क्या है आपके पास? आज जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी बात है कि लोगों के पास विकल्प नहीं था, और एक विकल्प ऐसा आ गया जो जांचा परखा है। चलिए चलते चलते बता दीजिए कि पार्टी का नाम क्या सजेस्ट हुआ है, कुछ उसके रिलेटिव कोई मिलता जुलता नाम। देखिए, आप क्या मानते हैं? आजाद साहब ने तो घोषणा कर दी है जो उनको सब खित्तों के, एक खित्ते के नहीं। आपने भी कोई नाम सुझाया होगा, वही बता दीजिए। नहीं, नाम सुझाना हमारी इतनी कैपेसिटी में नहीं है। हम बड़े निम्न स्तर के जो हैं कार्यकर्ता हैं, वो एक पूरे वर्ल्ड रिनाउंड जो हैं नेता हैं, तो उनसे बेहतर नाम कौन सुझा सकता है। लेकिन उन्होंने लोगों पे छोड़ दिया। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि उन्होंने जनता पे छोड़ दिया है कि जनता को आज़ादी है कि आओ अपनी पार्टी का नाम डिसाइड करो और अपनी पार्टी को आगे बढ़ाओ। और नए संकल्प के साथ मेरा आपके माध्यम से सभी जम्मू कश्मीर के लोगों से ये एक संदेश है और विनती है मेरी कि जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल के लिए, जम्मू कश्मीर के भविष्य के लिए और हमारे युवाओं के भविष्य के लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए वोट सोच समझकर और एक ऐसे नेता को चुनना जिसकी छवि साफ हो, जिसका दिल साफ हो और जो धर्मनिरपेक्ष हो, हर वर्ग की, हर उस आदमी की इज्जत करता हो, उसकी दर्द और पीड़ा को समझता हो और उसका निवारण करता हो। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे अश्विनी हांडा, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से हमारे सवालों का जवाब दिया, और कहीं ना कहीं जिस तरह से ये आश्वस्त नज़र आए हैं कि जम्मू कश्मीर में आने वाली जो सरकार है वो पूर्णतः जो है आज़ाद साहब की नई पार्टी की ही बनने जा रही है, और जिसमें मुख्यमंत्री का चेहरा आज़ाद साहब को बता रहे हैं। हालांकि अभी भविष्य की गोद में क्या है ये तो कह पाना मुश्किल है, लेकिन जिस प्रकार की उम्मीदें जो जता रहे हैं तो संभवतः इसमें कुछ ना कुछ सच्चाई तो हो ही सकती है। तो फिलहाल मुझे अश्विनी गुप्ता को दे इजाज़त। आप देखते रहें जेके अपडेट।